पाटलिपुत्र को देखकर दंग क्यों रह गए विदेशी। पाटलिपुत्र की साफ गलियां जैसे फूल बिखेरे गए हों। महिलाओं की अदाएं, मुद्राएं नौजवानों के होश उड़ा देने की काबिलियत रखती। समुद्र की तरह भयावह दिखाई देती भीड़, मगर किसी को जल्दी नहीं, दानदाताओं की कमी नहीं। ऐसा अद्भुत शहर देखा है कहीं? करीब 2000 साल पहले, ये उन दिनों की बात है जब मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी प्राचीन पटना की शोहरत 7 समंदर पार तक थी। दूर देशों के यात्री यहाँ आने को लालायित रहते। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की समृद्धि और वैभव देखकर दंग रह गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लोगों का बनाया शहर है। पाटलिपुत्र का एक नाम कुसुमपुर भी है। उसी पाटलिपुत्र शहर में दर्शकों से भरा हुआ एक नाट्यगृह, नाटक का सूत्रधार मंच पर बने शहर और दर्शनीय स्थलों पर घूमता हुआ दर्शकों को संबोधित कर रहा है। कुसुमपुर का अलौकिक अद्वितीय सौंदर्य कितना अद्भुत है। यहाँ घरों की कतारों के बीच गलियां, जिन्हें पानी से धोया गया है, अच्छी तरह से साफ हैं और उन पर फूल बिखरे हुए हैं। ये इतने स्वच्छ हैं कि ये घरों की फर्श की तरह दिखते हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर विभिन्न वस्तुओं की खरीद बिक्री में लगे लोगों के कारण दुकान दिलचस्प प्रतीत होते हैं। सूत्रधार का बखान जारी है। वेदों के पाठ, संगीत की गूंजती आवाजें, धनुष के प्रत्यंचा की टंकार, आसपास खड़े ऊंचे महल जो रावण के 10 मुखों की तरह एक दूसरे को पुकारते प्रतीत होते हैं। इन सब के बीच जब तब बादल जैसे महलों की खिड़कियां खोलकर बिजलियों की भांति औरतें गली में उत्सुकता से झांक लेती हैं। घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार सम्राट के अहम आलाधिकारी शहर की सुंदरता में इजाफा करते हैं। सुंदर आभूषणों से अलंकृत नौजवान नौकरानियां आकर्षित करने वाली मुद्राओं के साथ विचरण कर रही हैं। उनकी अदाएं, मुद्राएं नवयुवकों का ध्यान आकर्षित कर उनके होश उड़ा देने की काबिलियत रखती हैं। गणिकाओं की कमल समान चेहरे वाली पुत्रियों की सुंदरता का रसपान लोग आंखों ही आंखों में कर लेते हैं। वे सड़कों पर नजाकत गरिमापूर्ण इठलाते हुए से इधर उधर चलते हुए नजर आती हैं, मानो वे लोगों को उपकृत कर रही हों। सूत्रधार कुसुमपुर के लोगों की खासियतों के बारे में बताते हुए कहता है, यहाँ के निडर नागरिक प्रफुल्लित चेहरे के साथ त्योहारों में निरंतर भाग लेते हैं। उनकी सुंदर कीमती आभूषणों को धारण करना, सुगंधों, फूलों, मालाओं, उत्तम कपड़ों से अपने शरीर की भव्य सजावट और विभिन्न प्रकार के खेलों में उनकी रुचि, इन प्रसिद्ध गुणों के कारण कुसुमपुर को तिलक की तरह धारण किए धरती स्वर्ग की तरह प्रतीत होती है। उपरोक्त संवाद संभवतः 4वीं-5वीं सदी में लिखे गए कामोद्दीपक हास्य एकालाप रूपक धुरतावित संवाद के हैं। इसकी रचना पाटलिपुत्र, जिसे उन दिनों कुसुमपुर कहा जाता था, में हुई है। पाटलिपुत्र उन दिनों दुनिया के सबसे विशाल शहरों में से एक था। पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें शाही शहर पाटलिपुत्र की शहरी संस्कृति और परिवेश की पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन साहित्य से हमें तत्कालीन समाज, शहरों में मनाए जाने वाले उत्सवों की, विशेषकर पाटलिपुत्र के बारे में अहम जानकारी मिलती है। इस संबंध में हमें वैदिक संस्कृत ग्रंथ भाड़ में पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण चित्रण मिलता है। एक अन्य ग्रंथ उभय भिसारिका में भी कुसुमपुर के नगरीय जीवन के बारे में रोचक जानकारी मिलती है। कुसुमपुर के बारे में उभय अभिसारिका कहता है, यहाँ कई ऊंची इमारतें हैं, इनकी घनी आबादी, प्रचुर सामग्रियों के ढेर, इनका विशिष्ट ऐश्वर्य लोगों को विस्मित करता है। लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? अन्य धनी शहर भी हैं, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आमतौर पर नहीं पाई जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ दानदाताओं की भरमार है, कला का सम्मान किया जाता है। कुसुमपुर की प्रशंसा में आगे कहा गया है, यहाँ शिष्टाचार के साथ महिलाओं के साहचर्य का सुख उठाया जा सकता है। धनिक ना तो ईर्ष्यालु होते हैं, ना ही अभिमानी। पुरुष ज्ञानी होते हैं, वे शालीन होते हैं और शालीनता के साथ संभाषण करते हैं। वे एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते हैं और अपने शुभ चिंतकों के आभारी होते हैं। संक्षेप में कहें तो देवता भी स्वर्ग छोड़कर इस नगर में सुख पा सकते हैं। कुसुमपुर की शाही सड़कों से गुजरना अद्भुत खुशी देता है। भले ही ये बहुत भीड़भाड़ वाला हो और लहरों के साथ समुद्र की तरह भयावह दिखाई देता हो, भले ही कोई कितनी जल्दी में क्यों ना हो, किसी परिचित को देखने के बाद वो बिना बातचीत किए आगे
नहीं बढ़ता है, भले ही कितनी ही भीड़ क्यों ना हो। लोग चलने के लिए रास्ता बना लेते हैं। सभी प्रसन्न हैं, कोई भी किसी को देर तक नहीं रोकता ताकि उसका कोई काम न बिगड़ जाए। इस शहर ने जो ख्याति अर्जित की है उसे यहाँ के सांसारिक तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ लोगों द्वारा बनाए रखा गया है। इन्हीं योग्यताओं के कारण कुसुमपुर शहर को अन्य शहरों के विपरीत दुनिया में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त है। वात्स्यायन ने अपने प्रख्यात ग्रंथ कामसूत्र की रचना पाटलिपुत्र में ही की थी। कामसूत्र यौन सुखों पर आधारित 3री शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों और प्रयोग की लंबी व्याख्या और विवेचना की गई है। ये अनुमान लगाना तर्क संगत ही लगता है कि पाटलिपुत्र जैसा शहर उसके समृद्ध, सुसंस्कृत, परिष्कृत नागरिकों ने कामसूत्र के आदर्श प्रेरित किया होगा। उस युग के शिष्ट सभ्य व्यक्ति को यहाँ नागर का शाब्दिक रूप से शहर का के नाम से उल्लेख किया गया है। कामसूत्र में नागरिका की दिनचर्या का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वो सुबह उठता है, शौच क्रिया से निर्वृत्त होकर वो अपने दांतों को साफ करता है, बालों में कम थोड़े मात्रा में सुगंधित तेल लगाकर धूप जलाता है, अपनी त्वचा को मुलायम बनाने के लिए उस पर मोम की मालिश करता है, लाल लाख से स्वयं को सुसज्जित कर दर्पण में निहारता है। मुख शुद्धि के लिए वो पान के साथ सुगंधित मसाले लेता है और अपनी दिनचर्या में जुट जाता है। वो प्रतिदिन स्नान करता है, हर दूसरे दिन अपने अंगों पर तेल की मालिश करता है, हर तीसरे दिन वो झाग से स्नान करता है, हर चौथे दिन चेहरे की दाढ़ी मुंडवाता है, हर 5वें दिन या 10वें दिन वो शरीर के अन्य बालों की सफाई करवाता है। ये सब बिना किसी चूक के होता है। वो अपने कांखों के पसीने को निरंतर साफ करता रहता है। सुबह और दोपहर में वो भोजन करता है। खाने के बाद वो अपने तोतों और मैना पक्षी को बोलना सिखाते हुए समय व्यतीत करता है। वो बटेर की लड़ाई देखने जाता है, मुर्गे की लड़ाई, मेढ़ों की लड़ाई, विभिन्न प्रकार की कलाओं और खेलों में अपना समय व्यतीत करता है। वो लंपटों, विदूषकों के साथ भी समय बिताता है और वो एक झपकी भी लेता है। देर दोपहर में वो उठता है और कपड़े बदलकर मनोरंजन के लिए गोष्ठियों में जाता है। संध्या में वो संगीत और गायन का आनंद लेता है। उसके बाद वो सुगंधित और सुरुचिपूर्ण तरीके से सुसज्जित शयन कक्ष में अपने मित्रों के साथ गणिकाओं या महिला मित्रों की प्रतीक्षा करता है जो उनसे मिलने के लिए आ रही होती हैं। जब वो आती हैं, वो और उसके मित्र बहुत विनम्रता और शिष्टाचार के साथ बातचीत शुरू करते हैं। ये बातचीत मन और हृदय को आकर्षित करती है। अगर बुरे मौसम में वे आ रही होती हैं और उसके कपड़े बारिश में भीग गए हों तो वो उनके कपड़े अपने हाथों से बदलता है या अपने मित्रों को उनकी सेवा में लगा देता है। वो त्योहारों, गोष्ठियों, मद्यालय, उद्यान भोजों, वन भोजों और सामूहिक खेलों में जाकर अपना मनोरंजन करता है। ये गोष्ठियाँ तब होती हैं जब समान ज्ञान, बुद्धि, चरित्र, धन और उम्र के लोग एक गणिका के आवास पर इकट्ठे बैठते हैं या किसी सभागार में या किसी व्यक्ति के निवास स्थान पर शिष्टाचार के साथ उचित बातचीत में शामिल होते हैं। वहाँ वे कविताएं या कला संबंधी विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इस दौरान वे उन प्रतिभाशाली महिलाओं की प्रशंसा करते हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है। वे एक दूसरे के घरों पर मदिरा की महफिलें आयोजित करते हैं।